नमस्कार फ्रेंड, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लूसेंट वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। कल हम पढ़े थे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड और आज पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड यानी द्रवों के यांत्रिक गुण। तो सबसे पहले इसके यांत्रिक गुण जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि द्रव्य होता क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्रव यानी ये होता क्या, ठीक है ना। फ्लूइड यानी द्रव जो होता है हिंदी में से क्या कहते हैं, द्रव। ये होता क्या है। तो ठोस के बारे में हम क्या पढ़े थे, ठोस के बारे में पढ़े थे कि एक ऐसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, ठीक है, उसे कहा जाता है ठोस। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसका जो होता है आकार अनिश्चित लेकिन आयतन जो होता है वो निश्चित होता है, ठीक है। इसका क्या होता है कि आकार और आयतन जो होता है, इसमें क्या होता है आकार जो होता है इसका निश्चित नहीं होता जबकि आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखें, माने जाए एक गिलास है, ठीक है, इसमें जब जल डाला जाता है तो ये इसका आकार ग्रहण कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, माने जाए एक मटका, ठीक है, ये मान लीजिए मटका है, ठीक है। उसके बाद जब इसका पानी इसमें डाला जाता है तो ये क्या घड़ा के आकार का ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसे साबित हो जाता है कि इसका जो आकार होता है वो क्या होता है निश्चित नहीं होता, लेकिन जब भी होता है तो आयतन वो निश्चित होता है। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं, जैसे कि इसके दो एग्जाम्पल ले लेते हैं द्रव्यों के रूप में। एक पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं जल, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं गैस। इसका एक और डिफिनेशन है कि एक ऐसा पदार्थ जो प्रवाहित हो सके, ठीक है ना। तो लेकिन वो जो परिभाषा है वो बिल्कुल अशुद्ध टाइप का लगता है। जैसे मान लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का भी तो फ्लो होता है यानी बहाव होता है, तो उसे हम द्रव नहीं कर सकते हैं। इसका अच्छा परिभाषा ये है कि एक ऐसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित और आयतन जो हो निश्चित हो उसे हम द्रव कहते हैं। इसका एग्जाम्पल के रूप में लिए कौन, जल और गैस, क्योंकि ये दोनों फॉलो करता है लेकिन इन दोनों में क्या होता है कुछ ना कुछ अंतर है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच कुछ अंतर है। जैसे क्या होता है कि जल होता है हम किसी भी बर्तन में रखते हैं, ठीक है ना, किसी भी बर्तन रखते हैं तो उसका जो आकार ग्रहण कर लेता है, ठीक है, और इसका आयतन जो होता है क्या होता है वो निश्चित होता है। तो क्या होता है कि किसी भी पदार्थ में रखेंगे द्रव को तो उसका जो आकार एकदम हो जाएगा सो उसी का आकार का हो जाएगा और आयतन क्या हो जाएगा फिक्स हो जाएगा। लेकिन गैस में क्या होता है कि जब हम किसी पात्र में रखते हैं, ठीक है ना, कोई बर्तन या स्पोर्ट कुछ भी बर्तन में इसको जब हम रखते हैं तो क्या करता है इसे अपना आयतन ग्रहण ना करके उस वस्तु जिस वस्तु में हम उसको रखते हैं, ठीक है ना, उसी वस्तु में उस वस्तु के आयतन को अनुरूप में ढल जाती है, ठीक है ना। यानी जिस वस्तु में हम गैस को रखेंगे वो उस वस्तु के आयतन के अनुसार वह ढल जाएगी, लेकिन जल में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो ये दोनों अंतर है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि इसका जो होता है इसका जो होता है पृष्ठ जो होता है क्या होता है रहता है, जबकि गैस का जो पृष्ठ होता है गैस का पृष्ठ ये इसका खुद का पृष्ठ नहीं होता है, ठीक है। तो जल और गैस में यही अंतर था। अब अगला स्टेप बढ़ते हैं, तो अब पढ़ेंगे हम आंतरिक आणविक बल के बारे में, ठीक है ना। आंतरिक आणविक बल ये होता क्या है। तो संसार में जितने भी पदार्थ है सभी पदार्थ के अंदर में एक अणु पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं, बहुत सारे अनगिनत इसमें छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कण होते हैं वो क्या कहलाते हैं अणु। यही जो छोटे छोटे कण होते हैं पदार्थ में उन्हीं को हम अणु कहते हैं, ठीक है। जब एक अणु दूसरे अणु से काम करते हैं, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ये अणु हो गया। उसके जब एक अणु दूसरे अणु के बीच में वर्क करती है तो वर्क करने में जो उन पे फोर्स लगती है यानी बल जो लगती है
वो कौन सा बल कहलाएगी? अंतर आंतरिक बल। ठीक है, यानी दो अणुओं के बीच किए गए कार्य में जो बल लगता है उसी को कहा जाता है अंतर आणविक बल। ये हो गया। तो अंतर आणविक बल जो लगता है उसे दो प्रकार में बांटा गया है। ठीक है ना, वैज्ञानिकों द्वारा दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला हो गया आपका, जिसमें से आपका पहला असंजक और दूसरा ससंजक। तो आइए दोनों को एक एक करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो अब पढ़ेंगे हम ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये होता क्या है? तो इसका डिफिनेशन होता है कि एक ही पदार्थ के अणु या ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, यानी एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लगता है उसी को क्या कहा जाता है? ससंजक बल। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक, चलिए मान लीजिए ठोस है, ठीक है, ये ठोस है, ठीक है ना, तो इसमें इसके जो अणु होते हैं, ठीक है ना, और एक दूसरा वस्तु है, इसमें भी है, ये भी ठोस है, ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। तो इसके बीच के दोनों का अणु तो दोनों ठोस ही है ना, तो दोनों का अणु तो सेम टू सेम हो गया। जब एक दूसरे के अणु की ओर आकर्षित जो बल लगेगी दोनों के बीच में, इसके अणु से इसके बीच में, वो क्या कहलाएगी? ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स। ठीक है, इसका एक बार और डिफिनेशन दे देते हैं, समझ जाइएगा कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य, ठीक है, या चाहे ठोस हो चाहे द्रव हो या गैस हो, यानी एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य में जो आकर्षण बल लगता है वही आकर्षण बल क्या कहलाती है? ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स। ठीक है, इसका एग्जांपल लेके हम पढ़ेंगे आगे। इसका एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे कि मान ले एक द्रव की बूंद है, ठीक है ना, मान ले एक द्रव की एक बूंद, ठीक है ना, और उसके जस्ट बगल में एक और क्या होता है कि द्रव की बूंद यहाँ पे ढेर सारा, बहुत सारा, ठीक है ना, इस तरह से बहुत सारे हैं। चलिए मान लीजिए ये द्रव की एक बूंद, ठीक है ना, बहुत सारे। जब क्या होता है, ये तो द्रव है ये भी द्रव है, तो दोनों तो एक ही पदार्थ हो गए, क्योंकि दोनों क्या है? एक ही पदार्थ है। जब इनके अणु जब एक दूसरे की आकर्षित करती है तो क्या होता है? मान लीजिए जैसे आकर्षित कैसे होगी, जैसे कि जो होता है पृष्ठ तनाव जो होता है, ठीक ना, पृष्ठ तनाव कम होता है तो फैल जाता है पूरा में, ज़्यादा होता है तो कड़क हो जाता है। इसीलिए हम गर्म सूप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, पृष्ठ तनाव के बारे में। तो क्या होती है, जैसे इसमें यहाँ पे संपर्क करती है, ठीक है ना, दोनों जब धीरे धीरे फैलती है, जब दोनों एक दूसरे से संपर्क करती है, ठीक है, तो क्या होता है, ये दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं? एक बड़ा सा बूंद बनाती है, ठीक है ना, यानी दो आपस में जब ये एक दूसरे से संपर्क करती है, ये दोनों मिलकर एक बड़ा बूंद का निर्माण करती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो गया। एक एग्जाम्पल और इसका लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल इस तरह से हम ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग जब घर में खाना खाते हैं तो हमारे जो होती है घर वाले फैमिली जो होते हैं वो बर्तन को धोते हैं। जब प्लेट जो होता है, प्लेट या थाली कुछ भी हो सकता है, वो क्या होता है कि जब उसको हम सजा के रख देते हैं, एक में रख देते हैं सजा के, ठीक है ना, जब उसको हम निकालते हैं तो बहुत ही हार्ड निकलता है, बहुत निकलता जल्दी नहीं है। तो इसका कारण क्या है? ससंजक बल। जैसे क्या होता है, हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं खाने के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए एक प्लेट है, ठीक है, उसमें एक प्लेट और रख दिया गया, इसमें क्या होता है, एक प्लेट और रख दिया गया, एक प्लेट और रख दिया गया इसमें। जब इसे हम निकालने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही हार्ड लगता है, ठीक है ना, निकालते हैं तो निकलता है नहीं। तो इसका कारक कौन है? तो क्या होता है? ससंजक बल। क्योंकि निकालने का हार्ड निकलने का वजह क्या है कि दोनों तो ठोस ही है ना, ये थाली दोनों ठोस है, ए भी ठोस है और ए भी ठोस है, ठीक है। तो दोनों जब ठोस रहेगी तो इसके जब अणु आपस में वर्क करेंगे, एक थाली के अणु और नीचे वाला थाली का अणु एक दूसरे में वर्क करेंगे, तो वो क्या बल बनाएगी? ससंजक बल बनाएगी, जिससे क्या होगा कि थाली को निकालने में बहुत ही कठिनाई होती है, ठीक है ना, बहुत ही हार्ड निकलती है। तो ये था ससंजक बल। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब पढ़ेंगे हम आसंजक बल के बारे में, ठीक है ना। आसंजक बल होता क्या है? इंग्लिश में इसे एडहेसिव फोर्स कह देते हैं, ठीक है।
असंजक बल क्या होता था कि देखिए, असंजक बल यानी जो ससंजक बल था उसमें क्या होता था, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में जो आकर्षक बल लगता था उसे ससंजक बल कहा जाता था। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक ही भिन्न भिन्न प्रकार के, उसमें एक ही पदार्थ था, इसमें भिन्न भिन्न, जैसे द्रव गैस, ठोस गैस या ठोस द्रव, इस तरह से। तो असंजक बल उसे कहते हैं जो भिन्न भिन्न पदार्थ के बीच, जैसे माना जाए एक ठोस हो गया, माना जाए ये, ठीक है, ये क्या है, ठोस है, और ये क्या है, ये मान लीजिए ये फ्लूइड यानी द्रव, ठीक, ये ठोस है और ये क्या है, द्रव है। तो दो अलग अलग, यानी ठोस और द्रव अलग अलग हो गया, तो दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगता है, इसका अणु, ठीक है, और इसका अणु जब दोनों में वर्ग करती है, तो ये जो वर्ग करने में जो आकर्षण बल यहाँ पे जो लग रहा है, ये क्या कहलाएगी, असंजक बल ही कहलाएगी। ठीक है, यानी दो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य में लगने वाले आकर्षण बल को ही असंजक बल कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसका भी एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल हम फर्स्ट में ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड है ये, ठीक है, तो इस पे जब हम लिख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड, सॉरी, तो व्हाइट बोर्ड है ना, ब्लैक बोर्ड तो कुछ और ब्लैक रंग का रहता है, ये व्हाइट बोर्ड है। जब यहाँ से हम लिख रहे हैं इतना जो भी लिखे हैं, तो क्या होता है कि जब हम लिखते हैं तो इससे जो निकलने वाला जो होता है वो क्या होता है, जिसका कलर होता है, क्या होता है, देखिए हल्का सा भीग जाता है, तो इसमें लिक्विड यानी फ्लूइड है, द्रव है। और ये क्या हो गया, बिल्कुल ठोस है। तो अलग अलग प्रकार के हो गए, ये हो गया ठोस, ये क्या हो गया, इसका जो नीब, इसमें जो स्याही निकलता है वो क्या होता है, फ्लूइड यानी द्रव होता है। ठीक है, तो अलग अलग पदार्थ होंगे। अब अलग अलग जब यहाँ से लिख रहे हैं तो ये दोनों जो लिखने के क्रम में हम जब लिख रहे हैं, ठीक है ना, अभी एग्जाम्पल लिखें तो इसके लिखने के क्रम में जो आकर्षण बल एक दूसरे के बीच में लगा वो क्या होता है, असंजक बल। इसका तात्पर्य ये निकलता है कि जो व्हाइट बोर्ड है, इस पे जब मार्कर द्वारा हम लिखते हैं तो किस बल के कारण लिखाना संभव होता है, ये होता है असंजक बल, यानी एडहेसिव फोर्स के कारण ही इस पे लिखना संभव है। अगर ये बल नहीं होता तो यहाँ पे लिखना असंभव हो जाता। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल तो हो गया ये व्हाइट बोर्ड पे लिखने के लिए, व्हाइट बोर्ड पर लिखने के लिए। ठीक है, और एक एग्जाम्पल इसका और ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। जैसे क्या होता है कि पेड़ पौधा में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कोई भी पेड़ होता है वो जमीन से जल ग्रहण करती है, तो क्या होता है, उनके जो पेड़ में पाए जाने वाले जो उत्तक होते हैं, जाइलम फ्लोएम, तो फ्लोएम तो खाद्य पदार्थों का शमन करता है, लेकिन जाइलम जो होता है वो क्या होता है, पानी का अवशोषण करती है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें असंजक बल भी प्रयोग होता है। यानी मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, इसका जड़ ये पेड़ है, ठीक है, और ये इसका जड़ हो गया, ये क्या होगी, इसकी रूट रोम। ठीक है, यानी जो केस होती है, रोम माने केस हुआ, ठीक है ना, इसी के द्वारा जल ग्रहण करती है पेड़। ठीक है, तो देखिए इसमें असंजक बल कहाँ से लग रहा है, तो ये इसका जो जड़ होता है, यानी इसका जो रोम होता है ना, रूट जो रोम होता है वो क्या होता है, ये तो होगी ठोस, जबकि यहाँ से वाटर ले रहे हैं, ठीक है ना, ये जब वाटर है ये तो लिक्विड हो गया, तो ये ठोस हो गया, ये द्रव हो गया, तो दोनों बीच में जो आकर्षण बल लगेगा तो क्या कहलाएगी, असंजक बल कहलाएगी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल एक ये हो गया। ठीक है, दो एग्जाम्पल इसका हो गया, पेड़ द्वारा पानी अवशोषण करना, पानी अवशोषण करता है। ठीक है, दो एग्जाम्पल लेके हम लोग समझ गए होंगे कि ससंजक बल क्या होता है और असंजक बल क्या होता है। एक और टॉपिक आगे है, पृष्ठ का भीगना यानी वेटनेस ऑफ सरफेस। जैसे हम कोई वस्तु, जैसे कपड़ा धोते हैं या कुछ भी वस्तु होता है वो भीग क्यों जाता है, इसका कारक हम पढ़ेंगे कि किसी भी वस्तु का भीगने का कारक क्या होता है, किसी भी वस्तु का सतह का भीगने का
कारक क्या होता है, ठीक है ना। इसका जो डिफिनेशन होता है कि किसी भी ठोस द्रव या द्रव गैस में क्या होता है कि असंजक बल का जो मान होता है द्रव के ससंजक बल के मान से अधिक होता है, तभी वो क्या होता है, वो वस्तु भींगेगी अथवा नहीं भींगेगी, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए कि क्या होता है, मान लीजिए ये गिलास है, ठीक है ना। इसे हम गिलास मान लेते हैं और इसमें क्या होता है कि जब जल इसमें डाला जाता है, ठीक है ना, जब इसमें जल डाला जाता है तो ये भींग क्यों जाती है। तो इसका कारक क्या होता है कि ये तो गिलास से ठोस हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये तो हो गया सॉलिड हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया फ्लूइड यानी द्रव हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डिफिनेशन में इसका हम पढ़े थे, इसका डिफिनेशन होता है कि किसी भी द्रव या ठोस के जब संयुग्मन होता है यानी जब दोनों के आपस में जोड़ा जाता है तो क्या होता है कि उसका आसंजक बल जो होता है, ठोस का आसंजक बल जो होता है द्रव के आसंजक बल से अधिक होता है, तभी वो वस्तु भींगती है। अगर क्या होगा, इसका उल्टा होगा तो वो नहीं भींगेगी, ठीक है ना। तो इसमें डालते हैं तो भींग जाते हैं। इसका डिफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद क्या होता है, ये कारक तो हम पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं दूसरा कारक के बारे में जो इसका ठीक उल्टा है। पहला कारक क्या हो गया और दूसरा कारक क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पात्र है, ठीक है ना। जैसे ये मान लीजिए ये क्या है, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई थाली है, ठीक है ना। मान लीजिए ये कोई थाली है, इसमें क्या होता है कि पारा के बीच जब इसमें डाला जाता है, पारा तो क्या होती है कि अपना गोलाकार आकार लेती है और क्या होती है, ये इससे भीगती नहीं है। तो इसका वजह क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या हुआ था कि किसी भी द्रव और ठोस के जब युग्म किया जाता है तो ठोस का जो होता है आसंजक बल उस द्रव के ससंजक बल से अधिक होना चाहिए, तभी वस्तु को भींगा पाएगी। तो दूसरा जो स्टेप है इस क्या होता है कि वस्तु भींगती क्यों नहीं है, ये तो भींगने वाला था, कोई वस्तु भींग क्यों जाती है, ठीक है ना। अब हो गया कि वस्तु अब भींगती क्यों नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए रूप में ले लेते हैं पारा, ठीक है। पारा एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। अब पारा भाई किसी वस्तु को भींगा क्यों नहीं पाती, तो इसमें क्या होता है कि तो ये द्रव के रूप में रहता है और ये हो गया ठोस। तो इसमें बोले थे कि ठोस का जो असंजक बल का मान होता है असंजक बल के मान से अधिक होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि असंजक बल जो होता है वो संसंजक बल के मान से क्या होता है, वो कम होती है, ठीक है ना। अधिक रहेगी, असंजक बल का जब भी अधिक रहेगा तभी वस्तु को भींगा पाएगी। असंजक बल का मान जैसे ही कम जाएगा संसंजक बल से वस्तु को नहीं भींगा पाएगी, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इतना टॉपिक था, अब मिलेंगे अगले टॉपिक में, ठीक है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।